नमस्कार। आज आम बजट पेश किया गया है और इस बजट को लेकर सरकार की खूब वाहवाही भी हो रही है। देखिए, बजट निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन हम बजट के 3 मुद्दे उठाएंगे और उन 3 मुद्दों का विश्लेषण करेंगे कि उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या खामियाँ हैं। अगर पहली बात करें, तो जो बजट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, वो होता है डिफेंस का बजट, रक्षा बजट। देखिए, भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के दोनों तरफ 2 दुश्मन खड़े हैं। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ भी संबंध खराब हो रहे हैं। बगल में म्यांमार है, जहाँ पर अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। तो ये भारत के लिए जो चुनौतियाँ हैं, वो गंभीर हैं। ऐसे में कि भारत को अपना रक्षा बजट कितना करना चाहिए, कैसा खर्च करना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हम इस नए साल के रक्षा बजट की बात करें, तो 6.81 लाख करोड़ रुपया रक्षा क्षेत्र के लिए दिया गया है। और अगर पिछले बजट की तुलना करें इससे, तो 60,000 करोड़ रुपए की इसमें बढ़ोतरी हुई है। पिछली बार 6.21 लाख करोड़ रुपए का बजट रक्षा क्षेत्र के लिए दिया गया था। तो अगर इस बजट को हम भारत की जीडीपी के आंकड़ों के हिसाब से देखें, तो हमारी जो टोटल जीडीपी है, उसका हम 1.91% रक्षा पर खर्च कर रहे हैं, जो 2% से नीचे है। लेकिन अगर हम ग्लोबल एवरेज देखें, जो वैश्विक एवरेज है रक्षा पर खर्च करने का, वो 1.8 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो भारत है, जो वैश्विक रक्षा एवरेज है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा उस पर खर्च कर रहा है, अपनी रक्षा पर खर्च कर रहा है अपनी जीडीपी का। तो आंकड़ा अच्छा है, निश्चित रूप से अच्छा है। लेकिन अगर हम पड़ोसी देश चाइना की बात करें, पाकिस्तान से हम तुलना करने की जरूरत नहीं समझते हैं, लेकिन अगर हम चाइना की बात करें, तो चाइना अपनी जीडीपी का 1.2% रक्षा पर खर्च करता है, डिफेंस पर खर्च करता है। तो आंकड़े ये बताते हैं कि क्या भारत अपनी जीडीपी का जो रक्षा पर खर्च करता है, वो चाइना से ज़्यादा खर्च कर रहा है। चाइना 1.2% खर्च कर रहा है जीडीपी का, भारत 1.91% खर्च कर रहा है, 1.9% खर्च कर रहा है। तो ऐसे में देखा जाए तो भारत ज़्यादा खर्च कर रहा है जीडीपी का। लेकिन क्या ये आंकड़े अगर हम इसको वास्तविकता में बदलते हैं, तो क्या कहते हैं? देखिए, भारत की जो टोटल जीडीपी है, वो 4 ट्रिलियन डॉलर की है। 4 ट्रिलियन डॉलर का मतलब है कि 4,000 अरब डॉलर। अगर उसे हम अरब में बदलें, तो भारत की जो इकोनॉमी है, वो 4,000 अरब डॉलर की है। तो 4,000 अरब डॉलर का अगर हम 1.91% कैलकुलेट करते हैं, तो ये 75 से 76 अरब डॉलर के करीब है। मोटे तौर पर कहें तो भारत 75 अरब डॉलर हर साल रक्षा पर खर्च कर रहा है। लेकिन इसी आंकड़े को अगर हम चीन का आंकड़ा देखें, इसी आंकड़े को हम चीन के बजट में कैलकुलेट करें, तो चीन की जो अर्थव्यवस्था है, वो 18 ट्रिलियन डॉलर की है। 18 ट्रिलियन डॉलर की है। इसका मतलब हो गया कि 18,000 अरब डॉलर की है। तो 18,000 अरब डॉलर का यदि हम 1.2% कैलकुलेट करते हैं, तो वो 215 अरब डॉलर बैठता है। तो भारत 75 अरब डॉलर साल में खर्च कर रहा है रक्षा पर, और चाइना इसका कम से कम 3 गुना खर्च कर रहा है, 215 अरब डॉलर। तो आंकड़े दर्शाते कुछ हैं, लेकिन जब उनको हम वास्तविकता में देखते हैं, तो वो कुछ और नजर आते हैं। तो सवाल ये होता है कि क्या जो भारत की जो डिफेंस बजट है, पर्याप्त है? नहीं, एक्सपर्ट ये कहते हैं कि भारत को कम से कम, भारत को चीन की जीडीपी के परसेंटेज से तुलना करने के बजाय भारत को जीडीपी का कम से कम 2.5% रक्षा पर खर्च करना चाहिए। तभी वो दोहरे फ्रंट की चुनौतियों से निपट पाएगा। तो ये तो एक मुद्दा है। अब दूसरे मुद्दे की हम बात करें, दूसरा मुद्दा है टैक्स का। इस बात के लिए भी सरकार की खूब वाहवाही हो रही है कि सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आय को इनकम टैक्स से मुक्त कर दिया है। अभी तक सिर्फ 7 लाख रुपए की आय को मुक्त किया गया था, टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति की आय 12 लाख रुपए तक है सालाना, यानी वो 1 लाख रुपया हर महीने कमाता है, तो उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो इस फैसले के लिए भी सरकार की खूब वाहवाही हो रही है। लेकिन साथ में सरकार ने यह भी कहा है कि ये फैसला करने के बाद, ये छूट देने के बाद,
उसको 1 लाख करोड़ रुपए का हर साल नुकसान होगा। अब सरकार के आंकड़े में कितना दम है, सरकार क्या सही बोल रही है? देखिए, सरकार अगर आंकड़ा दे रही है तो आंकड़ा तो उसका सही है कि छूट दी गई है तो 1 लाख करोड़ रुपया इनकम टैक्स का कलेक्शन इससे कम हो जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में सरकार को इससे कोई नुकसान हो रहा है? नहीं, नुकसान बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि 12 लाख रुपए टैक्स छूट होने से एक व्यक्ति को साल में 80,000 रुपये का फायदा होगा, ये भी सरकार ने ही बताया है। तो 80,000 रुपये की एक व्यक्ति को बचत होगी जो 12 लाख रुपये सालाना कमाता है या 1 लाख रुपये महीना कमाता है, तो वो साल में 80,000 रुपया बचा लेगा, क्योंकि उसको 80,000 रुपये टैक्स कम देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। उसको 12 लाख तक टैक्स नहीं लगता है तो 80,000 रुपये उसके टैक्स के बच जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब उसके टैक्स के पैसे बच जाएंगे तो वो पैसे का क्या करेगा? वो उस पैसे को आखिर खर्च करेगा। तो खर्च करेगा, जब भी कोई व्यक्ति कोई पैसा खर्च करता है, कोई सामान खरीदता है, कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाता है, कहीं ईएमआई पे घर लेता है, गाड़ी खरीदता है, तो उसको एक बड़ा हिस्सा उसका फिर से टैक्स में चले जाता है जो सरकार की जेब में ही जाता है। मान लीजिए 80,000 रुपये कोई व्यक्ति खर्च करता है तो उसको विभिन्न स्तरों पर जो जीएसटी है वो पे करना होगा, और जीएसटी का न्यूनतम लेवल 5% है और अधिकतम लेवल 28% है। इसके अलावा शराब और पेट्रोल जैसी चीज़ें उस पर वैट लगता है जो 40% तक होता है। पेट्रोल पर भी करीब 40% टैक्स है और जो शराब है उस पर भी करीब 40% टैक्स है। तो ऐसे में अगर हम मोटे तौर पे मान के चलें कि जो व्यक्ति 80,000 रुपये अपना बचत को खर्च कर रहा है और वो 15% भी टैक्स पे कर रहा है, तो उसमें से 12,500 रुपये वापस सरकार को टैक्स के रूप में चले जाएंगे। तो 1 लाख करोड़ रुपये अगर सरकार का इनकम टैक्स का रेवेन्यू कम हो रहा है तो 12,000 करोड़ रुपया वो जीएसटी के रूप में इससे कलेक्ट कर रही है उसी पैसे से। लेकिन फिर भी आप कहो कि इससे तो सरकार का घाटा है ही, कुछ पैसा जीएसटी में आ गया, बाकी तो घाटा है ही। घाटा नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि जो सरकार ये चाहती है कि लोगों का कंजम्पशन बढ़े, क्योंकि ऐसे आंकड़े आए हैं कि भारत में लोगों का जो खर्च है, जो प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय है, वो सीमित है, वो स्थिर हो रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है। अगर वो खर्च नहीं बढ़ता है तो जो अर्थव्यवस्था है वो गति नहीं करेगी, अर्थव्यवस्था में विस्तार नहीं होगा, अर्थव्यवस्था सिकुड़ सकती है। अगर लोगों का खर्च नहीं बढ़ा, लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होंगे, जो हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है वो हो सकता है सिकुड़ कर 6ठे पे चले जाए, जबकि हमारा जो लक्ष्य है, सरकार का जो लक्ष्य है, तीसरे पर जाने का है। तो ऐसे में भारत को अपनी इकोनॉमी का दायरा बढ़ाना है। तो इकोनॉमी का दायरा बढ़ाने के लिए जरूरी है कि लोगों का खर्च बढ़े। लोगों का खर्च कैसे बढ़े? लोगों के हाथ में पैसा होगा तभी वो खर्च करेंगे। तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो इसलिए सरकार लोगों के हाथ में पैसा दे रही है, लो हमने आपको टैक्स के रूप में छूट दे दी, अब आप इसे खर्च कीजिए, इससे हमें टैक्स मिलेगा और हमारी इकोनॉमी का दायरा भी बढ़ेगा और इकोनॉमी को विस्तार भी मिलेगा। तो ये दूसरी रणनीति है सरकार के पीछे ये छूट देने की। सरकार किसी को कोई खैरात नहीं बांट रही है, वो एक छूट दे रही है ताकि अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सके। क्योंकि जो एक्सपर्ट की ओपिनियन है, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, वो ये कहते हैं कि लोगों का कंजम्पशन पैटर्न, उपभोग का जो स्तर है वो बढ़ना चाहिए। तो अब लोगों के हाथ में पैसा आएगा, उनके हाथ में कुछ टैक्स से पैसे की बचत होगी, तो उस पैसे को खर्च करेंगे, उसमें से कुछ पैसा सरकार की जेब में वापस जाएगा, बाकी पैसा इकोनॉमी में रूटेट हो जाएगा। तो इससे इकोनॉमी का दायरा बढ़ेगा और हम जो तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया की बनना चाह रहे हैं उस दिशा में ये पहला कदम होगा। तो ये बजट का एक दूसरा फंडा है। अब अगर हम बजट के तीसरे फंडे की बात करें तो वो है मनरेगा। देखिए, इस बजट में एक ऐसी योजना है जो मनरेगा है। मनरेगा योजना यूपीए सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई थी और ये योजना महात्मा गांधी रोजगार योजना के नाम से है, गारंटी योजना के नाम से है। इस योजना के तहत एक कानूनी प्रावधान किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अगर सरकार 100 दिन का रोजगार नहीं दे पाई तो उसको 100 दिन का भुगतान किया जाएगा, क्योंकि ये सरकार की गारंटी है। तो इस पर बात भी हुई थी कि अब 100 दिन ही क्यों, 200 दिन होना चाहिए, 365 दिन होना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं हो पाया। लेकिन जो 100 दिन का रोजगार है उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसलिए इस योजना के बजट में, हालांकि पहले की तुलना में बजट बड़ा है, लेकिन इस बार इसमें 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछली बार भी इतना ही था, पिछली बार भी 86,000 करोड़ ही था। जबकि जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो इसे बढ़ाने की मांग कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि इसको बढ़ाया जाए, 1 लाख करोड़ से भी ऊपर किया जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही उसका फायदा होगा। जैसे
आयकर में छूट देने से जो कंजम्पशन में बूस्ट आएगा, जो कंजम्पशन पैटर्न में सुधार आएगा, वो अर्बन क्षेत्रों में ज़्यादा आएगा, क्योंकि जो नौकरी पेशा लोग हैं जिनको आयकर से छूट मिली है, उसमें से 80% अर्बन क्षेत्रों में रहते हैं, 90% अर्बन एरिया में रहते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण लोग हैं, उनके हाथ में तो पैसा फिर भी कम जाएगा, क्योंकि मनरेगा का जो बजट है वो पिछले साल के बराबर ही रखा गया है। अगर उस बजट को बढ़ाते तो हो सकता है जिनको 100 दिन का रोजगार मिल रहा है उनको कुछ दिन का और ज़्यादा मिल जाता है, 115 दिन का मिल जाता है, 120 दिन का मिल जाता है। तो इसलिए एक्सपर्ट की ओपिनियन थी कि इस योजना का पैसा बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस योजना के जरिए हमने ये देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन कम हुआ है। और कोविड के बाद भी हमने देखा है कि कोविड काल में बहुत सारे लोग शहरों में जो छोटा मोटा काम करते थे वापस अपने गांव चले गए थे, उसके बाद वो वापस नहीं लौटे, और वो मनरेगा के जरिए उनको जो काम मिलता है वो उनका जो परिवार का खर्चा चलाने के लिए बहुत मददगार साबित होता है। तो ऐसे में अगर हम इस बजट के तीसरे महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करें, जो मनरेगा का नहीं बजट नहीं बढ़ना, तो एक सरकार की जो रणनीतिक चूक है, जो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की बात है, जिसमें आयकर में छूट दी गई है, अच्छी पहल है, लेकिन मनरेगा का बजट नहीं बढ़ाना, उसमें बढ़ोतरी नहीं करना, ये सरकार की एक रणनीतिक चूक नज़र आती है। तो ये जानकारियाँ आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसे लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर